अच्छा, अगर हमारे पास ये रिक्वेस्ट फेल हो जाए, ठीक है, मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हुए कोई फेलियर आ जाए, ठीक है, तो उस केस में सक्सेस का फंक्शन नहीं चलेगा, बल्कि उस केस में आपके पास चलता है एरर का फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास एक एरर का ऑप्शन है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो सक्सेस के बाद आपके पास क्या है, एरर। इसके अंदर भी 3 पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पे देखो, इट इज यूज्ड टू रन इफ द रिक्वेस्ट फेल्स। जब भी आपकी रिक्वेस्ट फेल हो जाती है तो एरर के अंदर जो फंक्शन होता है वो कॉल हो जाता है, ठीक है, और उसके अंदर भी 3 पैरामीटर्स आते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब एरर का फंक्शन चलेगा, ठीक है, तो इसकी मैं बॉडी यहाँ पे बना लेता हूं, और ये जो फंक्शन है इसके अंदर 3 पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पैरामीटर आते हैं? सबसे पहला आता है XHR, जिसके अंदर XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। फिर स्टेटस, स्टेटस के अंदर क्या मैसेज स्टोर होगा? एरर का मैसेज स्टोर होगा। फिर उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा? रिजल्ट में स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूं सबसे पहले XHR, ठीक है, और फिर उसके बाद स्टेटस, और फिर उसके बाद आपके पास रिजल्ट, ठीक है, सही है। तो अब देखो, अब मैं इन 3 वेरिएबल्स को फॉर एग्जांपल अलर्ट के अंदर डिस्प्ले करवाता हूं। तो यहाँ पे मैं कहता हूं कि भाई अलर्ट में आप मुझे दिखाओ ये XHR, ठीक है, और उसके बाद अलर्ट में आप मुझे डिस्प्ले करवाओ स्टेटस, ठीक है, और स्टेटस के अंदर इस दफा मैसेज क्या शो होगा? एरर का। क्यों? क्योंकि अब सक्सेस नहीं चल रहा बल्कि एरर चलेगा, और स्टेटस के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? एरर मैसेज स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ठीक है, ये मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं नीचे, ठीक है, मतलब जो भी रिजल्ट एरर के केस में आएगा वो कहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा? H2 के टैग के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी देखो, अभी हमारी रिक्वेस्ट एरर कब प्रोड्यूस करेगी, मतलब हमारी रिक्वेस्ट फेल कब होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अपने मेथड का क्या नाम रखा था? गेट डेटा। लेकिन अगर मैं इस गेट डेटा के नेम में से एंड का ए हटा दूं, ठीक है, देखो मैंने ए हटा दिया, तो अब एक चीज नोटिस करो, इस नाम से तो कोई मेथड है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब इस केस में हमारी रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी, और रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी तो कौन सा पार्ट चलेगा? एरर का फंक्शन चलेगा, और उसके अंदर जो जो डेटा स्टोर करवाया है वो हमें नजर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहता हूँ उसामा, ठीक है, और यहाँ पे हम कह देते हैं कुरैशी। तो देखो, अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो पहले क्या रिटर्न हो रहा है? XHR, अलर्ट के अंदर उसका ऑब्जेक्ट, और ओके करता हूं तो अब देखो वो जो एरर मैसेज का फंक्शन चल रहा है, मतलब वो जो एरर का फंक्शन चल रहा है उसके स्टेटस के अंदर क्या मैसेज शो हुआ है? क्या स्टोर हुआ है? एरर स्टोर हुआ है, ठीक है। फिर ओके करते हैं, ठीक है। तो देखो, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास कोई भी नहीं आया, क्योंकि गेट डेटा का फंक्शन आपके पास था ही नहीं, ठीक है, इसलिए आपके पास यहाँ भी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है, सही है। तो सक्सेस अगर हो जाएगी, रिक्वेस्ट आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी तो सक्सेस का फंक्शन चलेगा, लेकिन अगर फेल हो जाएगी तो एरर का फंक्शन चलेगा, ठीक है। तो एक आपके पास इसका ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पे सक्सेस देख लिया कि किस तरह से काम करता है, फिर एरर देख लिया किस तरह से काम करता है। फिर देखो, हमारे पास एक और ऑप्शन होता है एजेक्स मेथड का, जिसको हम कहते हैं एसिंक। अब देखो, एसिंक की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ट्रू, ठीक है, क्योंकि हमें एसिंक्रोनसली डेटा क्लाइंट से सर्वर पे पास करना होता है ना। एसिंक्रोनसली का मतलब कि हमारा ये सारा काम बैकग्राउंड पे होना चाहिए, मतलब हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, पेज रिलोड नहीं होना चाहिए, तो तभी एसिंक के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो फॉर सम रीजन, आप चाह रहे हो कि भाई मेरा पेज रिफ्रेश हो, ठीक है, मतलब आप चाह रहे हो कि भाई फॉर सम रीजन मैं एसिंक्रोनसली डेटा पास नहीं करवाना चाह रहा, डेटा मेरा बेशक सिंक्रोनसली पास हो, तब मैं क्या करता हूं? एसिंक को मैं क्या कर देता हूं? फॉल्स करता हूं, ठीक है, वरना बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है? ट्रू होती है। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, इट इंडिकेट्स वेदर द रिक्वेस्ट शुड बी हैंडल्ड एसिंक्रोनस और नॉट, ठीक है, मतलब अगर आप चाह रहे हो कि आपको रिक्वेस्ट सिंक्रोनसली भेजनी है, तब आप एसिंक को क्या कर दो? तब आप एसिंक को फॉल्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एसिंक्रोनसली ही रिक्वेस्ट भेजनी है ताकि हमारा पेज रिफ्रेश ना हो, ठीक है। फिर आ जाओ, इसके बाद आपके पास एक और फंक्शन है, ठीक है, मतलब एक ऑप्शन है कंप्लीट। इसके अंदर भी हम क्या पास करते हैं? फंक्शन पास करते हैं। तो देखो, कंप्लीट के अंदर क्या कह रहा है? इट इज अ फंक्शन विच इज टू बी रन व्हेन द रिक्वेस्ट इज बीइंग फिनिश्ड। इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि आपके पास जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट फिनिश हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो आपके पास कंप्लीट का फंक्शन फायर हो जाता है। ठीक है, अच्छा बेटा एक कॉन्सेप्ट समझना, देखो जब भी हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है ना, वो दो तरीकों से कंप्लीट होती है। ठीक है, जब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाए तब भी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर हमारी रिक्वेस्ट फेल हो जाए तब भी आपके पास वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है। तो इसका मतलब आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाए तब भी कंप्लीट चलेगा, लेकिन अगर आपकी रिक्वेस्ट फेल हो जाए तब भी कंप्लीट चलेगा। मतलब देखो ये जो कंप्लीट है ये सक्सेस है और एरर से थोड़ा डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है? क्योंकि देखो सक्सेस के अंदर का फंक्शन कब चलता था, जब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो लाजमी सक्सेसफुल हो जाए तभी इसका फंक्शन चलता था, वरना नहीं चलता था। और एरर का फंक्शन कब चलता था? जब एरर आएगा, जब आपकी रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी तब ये एरर का फंक्शन चलेगा। लेकिन कंप्लीट आपके पास दोनों केसेस में चलता है, अगर आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल ना हो तब भी चलता है, और अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाए तब भी चलता है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, एरर के बाद में यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं फंक्शन पास कर देता हूँ। ठीक है, और देखो इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं, पहला पैरामीटर है XHR और दूसरा है आपके पास स्टेटस। ठीक है, देखो स्टेटस के अंदर दो मैसेजेस स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई तो स्टेटस के अंदर स्टोर होगा सक्सेस, लेकिन अगर फेल हो गई तो एरर मैसेज क्या स्टोर होगा स्टेटस में? एरर मैसेज स्टोर होगा एरर। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसके अंदर ये दोनों पैरामीटर स्पेसिफाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ XHR और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टेटस। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आके अलर्ट के अंदर ये जो स्टेटस है, ठीक है, वो मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ। ठीक है, सही है। मतलब अब जरा आप कॉन्सेप्ट समझना, देखो अगर मैं अभी अपना ये जो मेथड है इसका सही नाम दे दूं, अपने मेथड का नाम क्या है? गेट डेटा। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब आपके पास ये सक्सेस का फंक्शन चलेगा और फिर इसके बाद कंप्लीट का भी फंक्शन चलेगा, मतलब एरर का नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट अभी सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको रन करता हूं, ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूं, मैं यहाँ पे कहता हूं फॉर एग्जाम्पल आदिल। ठीक है, और यहाँ पे मैं अंसारी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो अब क्या आ रहा है आपके पास? सक्सेस आ रहा है। ठीक है, और ये सक्सेस कौन प्रिंट करवा रहा है? ये कंप्लीट का मेथड, क्योंकि अलर्ट के अंदर, कंप्लीट के अंदर वो जो स्टेटस का मैसेज था वो मैंने अलर्ट के अंदर डिस्प्ले करवाया था, तो वो देखो क्या प्रिंट करवा रहा है आपके पास? सक्सेस। तो जैसे ही ओके करूंगा तो देखो बाकी जो सक्सेस का फंक्शन चला उसने क्या कर दिया, जो भी डेटा गेट डेटा के मेथड से आ रहा था उसे इस H2 के अंदर डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, सही है। मतलब पहले आपके पास ये अलर्ट डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, इसको स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, मतलब देखो पहले आपके पास ये जो भी रिस्पॉन्स आ रहा था वो आपके पास रिजल्ट के अंदर डिस्प्ले हुआ, फिर कंप्लीट के अंदर जो मैंने अलर्ट डिस्प्ले करवाया था, ठीक है, अलर्ट के अंदर क्या मैसेज स्टोर हो रहा था? सक्सेस, क्योंकि अभी हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है ना, और ये सक्सेस का फंक्शन चला है। ठीक है, लेकिन अगर हमारी रिक्वेस्ट क्या हो जाए? अगर हमारी रिक्वेस्ट एरर आ जाए, ठीक है, मतलब अगर हमारी रिक्वेस्ट फेल हो जाए तो एरर का पार्ट चलेगा। और इस केस में क्या होगा? इस केस में देखो मैं ये XHR हटा देता हूं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपके पास ये सक्सेस का फंक्शन नहीं चलेगा बल्कि एरर का फंक्शन चलेगा। और सबसे पहले आपको ये क्या दिखाएगा? ये अपने स्टेटस के अंदर एक मैसेज दिखाएगा एरर का, और फिर उसके बाद कंप्लीट भी चलेगा, और कंप्लीट भी आपको स्टेटस में क्या दिखाएगा? एरर दिखाएगा। इसका मतलब अब आपको दो दफा अलर्ट के अंदर एरर मैसेज शो होगा। ठीक है, एक एरर मैसेज कौन शो करवाएगा? ये एरर का फंक्शन। दूसरा कौन शो करवाएगा? कंप्लीट। ठीक है, तो एरर जनरेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा URL है, ठीक है, इसके अंदर से मैं गेट डेटा है ना, इसके अंदर से एंड से मैं ए हटा देता हूं। ठीक है, ए हटा देता हूं तो अब क्या होगा? अब इस नाम का तो कोई मेथड है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब अब एरर जनरेट होगा, और अब सक्सेस नहीं चलेगा बल्कि एरर चलेगा, और फिर कंप्लीट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके रन करते हैं। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे आके डेटा इसके अंदर पास करता हूँ, कोई भी डेटा पास कर देते हैं। ठीक है, और देखो जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो अब ये जो आपको पहला अलर्ट मैसेज दिखा रहा है जिसके अंदर क्या आ रहा है? एरर। ये कौन सा आपको दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है ये जो एरर का फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी अलर्ट पास किया था, ये शो करवा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं ओके करता हूं तो दोबारा आपके पास देखो एरर आ गया।
अब ये वाला एरर का अलर्ट कौन शो करवा रहा है? ये वाला आपको शो करवा रहा है कंप्लीट का, क्योंकि मैंने बताया था अगर आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाए तब भी कंप्लीट चलता है, अगर आपकी रिक्वेस्ट में एरर आ जाए तब भी कंप्लीट चलेगा। ठीक है, मतलब स्टेटस के अंदर दो मैसेजेस आ सकते हैं, एक तो सक्सेस और दूसरा एरर। ठीक है, तो देखो जैसे ओके करूंगा हमें डेटा यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि जिस यूआरएल पे हम डेटा भेज रहे हैं उस यूआरएल में वो मेथड है ही नहीं। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे आके वो जो गेट डेटा था इसको मैं वापस सेट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था किसका? कंप्लीट का। ठीक है, तो ये कंप्लीट को मैं फिलहाल यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल के कंट्रोल सी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अब हमारे पास दो हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक सक्सेस का है और एक आपके पास क्या है? एरर का है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं एजेक्स मेथड के अंदर हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं बिफोर सेंड। ठीक है, आप देखो बिफोर सेंड में क्या कह रहा है? इट इज अ फंक्शन विच इज टू बी रन बिफोर द रिक्वेस्ट इज बीइंग सेंड टू द क्लाइंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई? देखो हमारे पास क्या होता है कि जब भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और सर्वर से वापस क्लाइंट के पास आती है, तो ये सारा काम एसिंक्रोनसली होता है। एसिंक्रोनसली का मतलब हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होता। ठीक है, तो सपोज करो कि अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूं, ठीक है, और वो सर्वर उसको रिक्वेस्ट मतलब रिस्पॉन्स करने में 10 सेकेंड्स लेता है। ठीक है, मतलब अगर हमारी रिक्वेस्ट सर्वर प्रोसेस करने में 10 सेकेंड्स लेता है, ठीक है, इसका मतलब वो जो क्लाइंट के पास रिस्पॉन्स भेजेगा वो 10 सेकेंड्स के बाद भेजेगा। तो 10 सेकेंड्स में जब तक हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जा रहा होगा तब तक हमारा जो ब्राउजर है वो तो रीलोड होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्लाइंट है वो कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन के अंदर हम अपने क्लाइंट को एक लोडिंग आइकन डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, लोडिंग आइकन हो या कोई भी टेक्स्ट हो जिससे यूजर को ये पता चल जाए कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस की जा रही है आपके सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब बिफोर सेंड हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई आइकन डिस्प्ले करवाना हो। ठीक है, कौन सा आइकन? लोडिंग का आइकन। कब तक? जब तक हमारी रिक्वेस्ट सर्वर पे प्रोसेस की जा रही है तब तक जो भी हमें आइकन डिस्प्ले करवाना हो वो आइकन हम मोस्टली कहाँ पे रखते हैं? बिफोर सेंड के अंदर रखते हैं। ठीक है, मतलब बिफोर सेंड के अंदर जो भी फंक्शन हम पास करते हैं उस फंक्शन के अंदर हम उस लोडिंग आइकन को कॉल करवाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने इस नेम स्पेस के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, और इस फोल्डर का नाम मैं कह देता हूँ इमेजेस। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक लोडिंग आइकन की इमेज मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एग्जिस्टिंग आइटम में जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास एक लोडिंग आइकन रखा हुआ है। ठीक है, देखो लोडर 2 के नाम से। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ये जो लोडिंग आइकन मुझे नजर आएगा, ठीक है, ये नजर कहाँ आएगा? ये जो मेरे पास H2 है, ठीक है, इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है, और इस डिव को मैं आईडी दे देता हूँ और आईडी दे देता हूँ लोडर। ठीक है, और इसके अंदर मैं इमेज का टैग ओपन करवा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर मैं सोर्स दे देता हूँ। ठीक है, पिक यूआरएल करते हैं। ठीक है, पिक यूआरएल करते हैं और इमेजेस पे जाते हैं और यहाँ पे मैं एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये लोडर आइकन वाली इमेज है। ठीक है, और इसकी हाइट और विड्थ भी हम सेट करवा देते हैं। हाइट में इसकी कह देता हूँ फॉर एग्जांपल 100 और विड्थ भी मैं इसकी कह देता हूँ 100। ठीक है, अच्छा, और ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट मुझे सेट नहीं करवाना तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सही है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और जब तक मेरा डेटा प्रोसेस हो रहा होगा कहाँ पे? सर्वर पे, तब तक मुझे ये लोडिंग आइकन डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन देखो अभी एक मसला है। वो क्या मसला है? देखो मैं यहाँ पे आगे रन करता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी मसला क्या हो रहा है। अभी ये लोडिंग आइकन आपके पास पहले से डिस्प्ले हो रहा है। ये पहले से डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। ये कब डिस्प्ले होगा? जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा और जब मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पे प्रोसेस हो रही होगी। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो देखो इस डिव को मैंने आईडी क्या दी थी? लोडर। तो मैं इसी पेज के टॉप पे चला जाता हूँ। ठीक है, और ये जो हेड सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टाइल का 2 टैग्स ओपन करता हूँ। सही है, स्टाइल का टैग मैंने यहाँ पे ओपन किया और इसके अंदर मैंने यहाँ पे अपने डिव को आईडी क्या दी थी? लोडर। और मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं डिस्प्ले क्या कर देता हूँ? नन। इसका मतलब जब भी मैं एप्लीकेशन रन करूंगा
तो मेरे पास ये जो लोडर वाला डिव है ये डिस्प्ले नहीं होगा। ये कब डिस्प्ले होगा? जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो देखो अभी अगर रन करके दिखाऊं, ठीक है, देखो अब आपको ये लोडिंग आइकन नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब ये नजर कब आना चाहिए? जब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, जब भी हम बटन पे क्लिक करते हैं और जब सर्वर पे रिक्वेस्ट हमारी प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे हम एक इवेंट यूज करेंगे। कौन सा? बिफोर सेंड का ये ऑप्शन यूज करेंगे और इसके अंदर हम एक फंक्शन पास करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो सक्सेस है ना, सक्सेस से पहले मैं यहाँ पे आके कहता हूं बिफोर सेंड। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूं। ठीक है, सही है, जो कि कब चलेगा? हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस होने से, मतलब रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले पहले तक आपके पास ये बिफोर सेंड का फंक्शन चलेगा। और इसके अंदर ये जो मैंने डिव बनाया था जिसके अंदर लोडिंग आइकन की इमेज थी, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ हैश। ठीक है, और उसका नाम क्या रखा था हमने? लोडर। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो jQuery का एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं शो। ठीक है, तो ये शो फंक्शन क्या करेगा? ये शो मेथड हमारे इससे लोडर डिव को क्या कर देगा? शो कर देगा। क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम मैंने इस लोडर को इसका डिस्प्ले क्या किया हुआ है? नन किया हुआ है। लेकिन जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा और रिक्वेस्ट हमारी प्रोसेस हो रही होगी, तो ये बिफोर सेंड का फंक्शन चलेगा और ये क्या करेगा? और ये हमारे पास इस लोडिंग आइकन को शो करवा देगा। ठीक है, फिर ये जो लोडिंग आइकन है ये हाइड कब होगा? देखो ये हाइड तब होगा जब मेरे पास ये सक्सेस का ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या करेगी? S2 के अंदर हमें हमारा रिस्पॉन्स मैसेज डिस्प्ले करवा देगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं जब सक्सेस हो जाए तो उसके बाद क्या हो? उसके बाद यही लोडर क्या हो जाना चाहिए? यही लोडर आपके पास हाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो लोडिंग आइकन है ये हाइड कब होगा? जब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे आता हूं, नेम में मैं यहाँ पे कहता हूं आमिर। ठीक है, और सर नेम में मैं यहाँ पे कहता हूं खान। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपने देखा वो लोडिंग आइकन बिल्कुल हल्का सा हमें नजर आया और फिर वो फौरन चला गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास एजेक्स की रिक्वेस्ट इतनी फास्ट थी कि वो चली गई हमारे पास गेट डेटा के मेथड के पास और फौरन से डेटा लेकर आ गई। ठीक है, इसका मतलब वो जो लोडिंग आइकन था वो ब्लिंक ऑफ एन आई, ठीक है, मतलब जैसे ही मैंने आंख झपकी और फौरन वो गायब हो गया। ठीक है, तो अगर मैं चाह रहा हूं कि वो जो मेरा आइकन है वो थोड़ी देर रुके, मतलब थोड़ी देर मुझे नजर आए उसके बाद वो हाइड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे आता हूं, वो जो मैंने गेट डेटा का मेथड बनाया है। ठीक है, गेट डेटा का मेथड बनाया है यहाँ पे। ठीक है, देखो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो जब ये वाली लाइन रिटर्न होगी, ठीक है, ये वाली लाइन जब रिटर्न होगी तो इससे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास यूज करता हूं जिसका नाम है थ्रेड। ठीक है, और ये थ्रेड क्लास एक नेम स्पेस में मौजूद है जिस नेम स्पेस का क्या नाम है? सिस्टम डॉट थ्रेडिंग। ठीक है, तो देखो इस थ्रेड का एक मेथड है, इस क्लास का एक मेथड है जिसको हम कहते हैं स्लीप। ठीक है, और इसके अंदर मैं मिली सेकेंड्स में सेकेंड पास कर देता हूं 3000। 3000 का मतलब 3 सेकेंड्स। इसका क्या मतलब है? देखो जब मेरे पास, जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और जब रिक्वेस्ट आएगी इस मेथड के पास, ठीक है, तो जब वो ये वाली लाइन रिटर्न करेगा, ठीक है, जब वो ये वाली लाइन रिटर्न करेगा उससे पहले 3 सेकंड का डिले होगा। ठीक है, मतलब 3 सेकंड का डिले होगा, उसके बाद 3 सेकंड के बाद ये जो लाइन है ये हमें एज अ रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक ये डिले रहेगा, मतलब जब तक ये 3 सेकंड तक डिले रहेगा तब तक ये जो हमारा लोडर है, ठीक है, ये आइकन हमें शो होता रहेगा। लेकिन जैसे ही 3 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या होगा? तो आपके पास ये जो भी लाइन है ये रिस्पॉन्स में हमें सेंड हो जाएगी और हमारा ये जो लोडर है वो क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, आप रिजल्ट देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नजर आ रहा है आपको। अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं कहता हूं आदिल और मैं यहाँ पे आके कहता हूं अंसारी। ठीक है, देखो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखो लोडिंग आइकन नजर आ रहा है, 3 सेकंड तक नजर आएगा। लेकिन जैसे ही 3 सेकंड हो जाएंगे तो यहाँ पे देखो आपके पास रिस्पॉन्ड आ गया। ठीक है, सही। तो मतलब इस तरह से आप ये बिफोर सेंड वाला ये जो फंक्शन हमने इसके अंदर बनाया है वो इस तरह आप यूज कर सकते हो। अच्छा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आइकन ही डिस्प्ले करवाओ, आप कोई मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, किस तरह से? देखो भाई मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ये जो था, ठीक है, ये जो मैंने S2 का टैग बनाया था, मैं कह रहा हूं कि
जब तक हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो इसके टेक्स्ट के अंदर आप क्या डिस्प्ले करवाओ, मैसेज, आप एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो प्रोसेसिंग, ठीक है, ये एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। और ये जो मैंने हाइड बनाया था, ठीक है, लोडर के लिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, Ctrl+K, Ctrl+C। मतलब देखो अब क्या होगा, जब तक हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही होगी तब तक मुझे ये टेक्स्ट नजर आएगा प्रोसेसिंग, और जैसे ही रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, हमारे पास रिस्पॉन्ड आ जाएगा, तो वो रिस्पॉन्ड हमारे पास उसी S2 के टैग के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं रन करूं, ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे आता हूं, मैं यहाँ पे कहता हूं फॉर एग्जांपल आसिफ, और यहाँ पे हम कह देते हैं खान, ठीक है। तो देखो अब जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो अब देखो मैसेज क्या आ रहा है, टेक्स्ट क्या आ रहा है, प्रोसेसिंग, और जैसे ही 3 सेकंड हो जाएंगे आपके पास ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये बिफोर से, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, ये तो मैंने जस्ट डेटा आपको गेट करना सिखा दिया कि किस तरह आप एजेक्स के थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस को यूज करके, इन सारे ऑप्शंस को यूज करके किस तरह से काम कर सकते हो। अच्छा अगर मुझे अब डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है, फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास फॉर्म है, ठीक है, जिसके अंदर ये नेम और सरनेम है, मैं कह रहा हूं जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो मेरा ये जो डेटा है वो कहां पे इंसर्ट हो जाए, डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक डेटाबेस बना लेता हूं। तो देखो मैं एजेक्स मेथड के ऊपर राइट क्लिक करता हूं, मैं ऐड पे जाता हूं, ठीक है, और हम न्यू आइटम पे जाते हैं, और देखो लेफ्ट साइड पे आपने विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है, फिर डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे आके आप सिलेक्ट कर लो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, ठीक है, और इसका नाम मैं यही रहने देता हूँ database1.mdf, ठीक है, और यहाँ पे आके ऐड करते हैं। तो देखो जब भी हम डेटाबेस ऐड करते हैं तो आपको पता है एक ऐप डेटा का फोल्डर ऐड होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके यस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये डेटाबेस ऐड हो गया, और ये डेटाबेस कौन से फोल्डर में ऐड हुआ है, ऐप डेटा में ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं व्यू में, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा सर्वर एक्सप्लोरर, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, डेटा कनेक्शंस को एक्सपैंड करता हूं मैं, और यहाँ पे देखो, ठीक है, डेटाबेस 1.mdf आ रहा है, मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, और देखो यहाँ पे आपको टेबल्स का फोल्डर नजर आ रहा होगा, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और एक न्यू टेबल ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब तक इसका डिजाइनर लोड हो रहा है तब तक मैं क्यूरी से नीचे काम कर लेता हूँ। मैं इस टेबल का नाम रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल पर्सन, ठीक है, मैं इस टेबल का नाम रख लेता हूँ पर्सन, ठीक है, और इसके अंदर ये जो आईडी का कॉलम है इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट बना लेता हूँ, और ऑटो इंक्रीमेंट बनाने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, और फिर एक दूसरा मैं यहाँ पे कॉलम बना रहा हूँ जिसको मैं कहता हूँ यू नेम, और इसकी डेटा टाइप में रख देता हूँ varchar, ठीक है, और इसको मैं नॉट नल भी कर देता हूँ कि इसके अंदर नल वैल्यूज नहीं जा सकती, ठीक है। फिर सेम इसी तरह मैं तीसरा कॉलम बनाता हूँ, और तीसरा कॉलम होगा यहाँ पे सरनेम, ठीक है, तीसरा कॉलम हमारे पास होगा सरनेम, ठीक है, सही है। तो मैंने ये एक टेबल बना लिया जिसका नाम रखा पर्सन, और इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं जिसमें से आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है और प्राइमरी की है, बाकी नेम और सरनेम हमारे पास स्ट्रिंग है, मतलब varchar है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ, अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और अपडेट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे आपके पास ये मैसेज आ जाए अपडेट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब आपके पास टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी इस टेबल के अंदर कोई भी रो मौजूद नहीं है। इस टेबल के अंदर रो कब आएगी, इस टेबल के अंदर रो आपके पास तब आएगी जब मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है, और कनेक्शन स्ट्रिंग हम कहाँ बनाते हैं, वेब कॉन्फ़िग की फाइल में। तो वेब कॉन्फ़िग की फाइल में मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन का क्लोजिंग टैग है, ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ पे एक टैग ओपन करता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग्स का, ठीक है, और इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड का एक टैग यूज करता हूँ, और इसका नेम, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम मैं सेट कर देता हूँ dbcs, और फिर सेकंड आर्गुमेंट में कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे। और कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कहाँ से मिलेगी, देखो ये जो हमारा डेटाबेस है जिसका क्या नाम है database1, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और देखो राइट बॉटम साइड पे आपको नजर आ रहा होगा कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, ये पूरी लाइन है, इसको कंट्रोल ए करके हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग के एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और देखो इसके बीच में जहां जहां आपको डबल कोट नजर आएगा वो आप रिमूव कर दो, क्योंकि अगर आप वो रिमूव नहीं करोगे तो आपके पास इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर एरर आएगा, ठीक है, सही। तो मैंने रिमूव कर दिए, ठीक है, इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट यूज कर लिए, एक नेम और दूसरा कनेक्शन स्ट्रिंग। फिर इसके अंदर हम तीसरा भी यूज करते हैं,
जिसका नाम होता है प्रोवाइडर नेम, और प्रोवाइडर नेम के अंदर हम क्या देते हैं, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, क्योंकि हम एसक्यूएल सर्वर एज अ डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्रोवाइडर नेम दे दिया। अब आ जाते हैं अपनी बैकएंड फाइल में, ठीक है, कौन सी, जहां पे मैंने ये वेब मेथड के थ्रू ये मेथड बनाया है गेट डेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब मैं कुछ नेम स्पेस ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एक नेम स्पेस तो वही है जो अभी मैंने प्रोवाइडर नेम में दिया था, कौन सा, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, और उसके बाद एक और हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सही है। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की क्लास होती है। तो देखो अब मैं आता हूं अपनी पार्शियल क्लास के अंदर, और यहाँ पे अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, ठीक है, जिसका नाम होगा CS, और CS के अंदर मैं क्या गेट करूंगा, ये जो भी मैंने वेब कॉन्फ़िग के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है ना, इसको मैं गेट करूंगा अपने इस CS के वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास एक क्लास यूज होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है। और एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की क्लास कहाँ पे मौजूद है, इस नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग मैं यहाँ पे गेट करता हूँ, और उसका मैंने नाम क्या रखा था, DBCS, ठीक है, जो वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर था, ठीक है। DBCS की जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग है वो आप गेट करो और कहाँ पे स्टोर करवा दो, CS के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, देखो अब मैं ये जो मेरा मेथड था गेट डेटा का, इसके अंदर ये जो दो लाइंस हैं इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, क्योंकि अब इसके अंदर मैं कोडिंग करूंगा डेटाबेस की, ठीक है, मतलब ADO.NET की। तो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ SQL कनेक्शन, ठीक है, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ कॉन, ठीक है, और इस SQL कनेक्शन के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं पास कर देता हूँ CS, ठीक है। लेकिन अभी देखो, अभी आपके पास आएगा CS पे एरर, क्योंकि मैंने क्या बताया, आप ये जो भी मेथड बनाते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप एसिंक्रोनसली अपनी रिक्वेस्ट पास करवाते हो, ये स्टैटिक मेथड होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो वेरिएबल है ये स्टैटिक मेथड नहीं है, ठीक है, मतलब स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है C# के अंदर, कि अगर आपका स्टैटिक मेथड है, ठीक है, तो उसके अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल्स ही कॉल करवा सकते हो, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल कॉल नहीं करवा सकते, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, स्ट्रिंग से पहले मैं लगा लेता हूं स्टैटिक। तो जैसे ही स्टैटिक लगाऊंगा तो देखो अब आपके पास CS में यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे आके क्वेरी लिखता हूँ, ठीक है, डेटाबेस में इंसर्ट करने की मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा। तो क्वेरी क्या होगी आपके पास, इंसर्ट इनटू, फिर हमने डेटाबेस का नाम क्या टेबल का क्या नाम रखा था, हमने अपने टेबल का नाम रखा था पर्सन, और फिर वैल्यूज, और वैल्यूज कौन कौन सी है आपके पास, वैल्यू सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ @uname, ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूँ @surname, और इसके अंदर मतलब @uname के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, इस uname के पैरामीटर से, और सरनेम का ये जो आपके पास पैरामीटर है इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, सरनेम से आएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए हम SQL कमांड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं CMD, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ। और SQL कमांड के अंदर, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या पास करूंगा, एक क्वेरी का वेरिएबल, ठीक है, और उसके बाद मैं पास कर दूंगा अपना कनेक्शन का वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, फिर अब मैं यहाँ पे कहता हूँ CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। इसका मतलब मैंने अपनी कमांड के अंदर ये जो पैरामीटर्स बनाए, कौन से, @uname @surname, इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, मैं कह रहा हूँ ये जो @uname है इसके अंदर डेटा आएगा इस uname के पैरामीटर से जो हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। फिर सेम इसी तरह मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। अब मैं कहता हूँ ये जो सरनेम वाला पैरामीटर है इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, इस सरनेम वाले पैरामीटर से आएगा, ठीक है। और अब मैं अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, कौन सी क्यूरी, ये जो मैंने CMD को पास करवाई है। तो क्यूरी एग्जीक्यूट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कनेक्शन को ओपन करते हैं, ठीक है, और फिर अपने कनेक्शन को हम क्या करवा देते हैं, क्लोज करवा देते हैं, ठीक है, सही है। और इसके बीच में मैं अब अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ CMD डॉट, और जब भी इंसर्ट की क्यूरी होती है, अपडेट की क्यूरी होती है, डिलीट की क्यूरी होती है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ठीक है। और जब भी ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, मतलब ये एक रो इंसर्ट कर देगा, ठीक है, तो ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है 1,
तो उसको मैं गेट कर लेता हूं एक ए के वेरिएबल के अंदर, ठीक है, सही है। और अब मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, मतलब देखो अगर ये हमारी क्यूरी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा तो ये 1 रिटर्न करेगा किसको, ए को, क्योंकि एक क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो ए में 1 रिटर्न होगा, अगर क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो ए में 0 रिटर्न होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे कहता हूं इफ अगर हमारा ये ए का वेरिएबल बड़ा है 0 से, ठीक है, तो इसका मतलब डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो मैं यहां पे रिटर्न में क्या देता हूं, डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये मैसेज रिटर्न हो जाए, ठीक है। और ये मैसेज रिटर्न कहां पे होगा, देखो ये मैसेज रिटर्न होगा यहां पे, ये जो सक्सेस का फंक्शन है ना, इसका जो पैरामीटर है रिजल्ट, इसके अंदर पास हो जाएगा और रिजल्ट का पैरामीटर रिजल्ट आपको कहां पे डिस्प्ले करवा देगा, h2 के टैग के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर एरर आ जाता है, ठीक है, तो आपके पास एल्स का पार्ट चलेगा, मतलब अगर ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होती तो एल्स का पार्ट चलेगा। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या मैसेज रिटर्न करवा देता हूं, मैं यहाँ पे मैसेज रिटर्न करवा देता हूं डेटा इंसर्शन फेल्ड, ठीक है बेटा, सही है। तो आप देखो अब जैसे ही मैंने रिटर्न करवाया तो यहाँ पे देखो ये जो गेट डेटा के नीचे एरर आ रहा था वो आपके पास चला गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूं और अपना ये रन करते हैं और चेक करते हैं कि डेटा हमारे पास सक्सेसफुल तरीके से इंसर्ट होता है या नहीं होता, ठीक है। मैं गूगल क्रोम पे क्लिक करता हूं, ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे आता हूं, मैं यहाँ पे कहता हूं आदिल, ठीक है, और सरनेम में मैं यहाँ पे कहता हूं अंसारी। और अब देखो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखो पहले मैसेज क्या आया, प्रोसेसिंग का आया था, ठीक है, और फिर क्या हुआ, डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली का, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको मैं स्टॉप करता हूं और आपको अपना टेबल चेक करवाऊं, ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, देखो ये हमारा डेटाबेस का नाम किससे रिप्लेस हो गया, जो हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखा था DBCS। तो देखो इसके अंदर फोल्डर नजर आ रहा होगा टेबल्स, इसको मैं एक्सपैंड करता हूं और देखो पर्सन का टेबल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, शो टेबल डेटा पे जाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक डेटा आपके पास इंसर्ट हो गया, सही है। अच्छा फिर मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर मुझे थोड़ा सा डिले क्रिएट करवाना है, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे कहता हूं जब ये वाला मैसेज रिटर्न होगा ना, ठीक है, तो इससे पहले एक डिले क्रिएट हो, ठीक है, और उसके लिए मैंने थ्रेड का फंक्शन यूज किया था स्लीप, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं 3000, मतलब 3 सेकेंड्स, 3000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये डेटा रिटर्न होगा, जब ये लाइन रिटर्न होगी उससे पहले 3 सेकंड का डिले आएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं नेम में यहाँ पे कहता हूं उसामा, ठीक है, और सर नेम में मैं यहाँ पे कहता हूं कुरैशी, ठीक है। तो देखो अब जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो प्रोसेसिंग का मैसेज आ रहा है, लेकिन जैसे ही 3 सेकंड हो जाएंगे अब देखो क्या आ रहा है, डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अब अगर मैं आपको यहाँ पे आके अपना टेबल दिखाऊं, ठीक है, देखो अभी एक रिकॉर्ड है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूं तो जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो देखो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट थी और अब आपके पास नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या इंसर्ट हो गया, उसामा कुरैशी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने ये एजेक्स का मेथड, ठीक है, ASP.NET के अंदर इसको कवर किया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखे, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी आपको कंफ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा।